खड़क सिंह की जहर खुरानी के बाद तवील बीमारी, उसके वज़ीर आज़म चीत सिंह बाजवा का सरे दरबार कत्ल और उसकी बीवी इंदर कौर बाजवा को जिंदा जलाने के बाद खालिसा फौज बरे सगीर पाको हिंद की तारीख में ऐसी पहली फौज बन गई जिसने दो इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। पहला ये कि अब हम फैसला करेंगे कि मसनद इक्तदार पर किसको बिठाना है, और दूसरा ये फैसला भी हमारी ही फहमो फरासत से होगा कि गद्दार कौन और मुहिब्बे वतन कौन है। खड़क सिंह का वाहिद बेटा नौनिहाल सिंह फौज को बहुत पसंद था, क्योंकि उसके दादा ने उसे लड़कपन ही से फन सिपाहगरी सीखने के लिए फौज के सुपुर्द कर दिया था। यही वजह है कि जब फौज ने उसे बताया कि उसका बाप कौम से गद्दारी करके अंग्रेज से मिल चुका है, तो उसे ये सब मानने में एक लम्हे को भी तामुल ना हुआ। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि जज्बा कौमियत से मगलूब होकर उसी ने अपने बाप को सीसा पिलाकर बीमार किया था। उसके इतने कान भरे गए थे कि खड़क सिंह का डॉक्टर जोहन मार्टन होनिंगबर्गर कहता है कि रोजाना उसका बाप उसे देखने की भीख मांगता था, लेकिन वो उसे देखने के लिए भी नहीं आता था। बाप की बीमारी के दौरान ही 18 अक्टूबर 1839 को फौज ने उसे उमूरे ममलुकत का निगरान बनाया। अपने खुसूसी एजेंट ध्यान सिंह डोगरा को वजीर आजम बनाया। सिख कौम इस 18 साला नौजवान से बहुत मोहब्बत करने लगी और वो इसके रूप में अपने अजीम लीडर महाराजा रंजीत सिंह को देखती थी। 5 नवंबर 1840 को उसका बाप खड़क सिंह तवील अलालत के बाद मर गया। वो दरियाए रावी के किनारे उसकी आखिरी रसूमात अदा करके वापस कले आ रहा था कि जैसे ही वो रोशनाई दरवाजे के रस्ते हुजूरी बाग में दाखिल होने लगा तो उस पर एक भारी पत्थर लड़का दिया गया। वो शदीद जख्मी हुआ, मगर उसमें अभी जान बाकी थी। उसे इन्फेंट्री के 5 जवान उठाकर कले के अंदर ले गए, जहां उसकी मौत का ऐलान कर दिया गया। इन सिपाहियों में से 2 पुरस्कार तौर पर मरे हुए पाए गए, 2 छुट्टी लेकर घर चले गए और एक गायब हो गया। कहा जाता है कि इस जख्मी बादशाह को कले के अंदर ले जाकर पत्थर मार मार कर मारा गया। उसकी मौत फौज के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि उन्हें एक ऐसा हुक्मरान मिल चुका था जो उनका साथी भी था और अवाम उससे मोहब्बत भी करती थी। फौज को मालूम था कि महल के अंदर चीत सिंह बाजवा के वफादार मौजूद भी थे, जो खड़क सिंह की मौत के बाद शदीद गुस्से में थे। अब सिख खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए और बिल्कुल पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की तरह बद्दू के आवा में मौजूद फौज की हमदर्दियां समेटने की कोशिश करने लगे। एक ग्रुप ने उसके चचा शेर सिंह को अपना सरबराह बनाया और दूसरे ने नौनिहाल सिंह की बीवी चांद कौर को तख्त का हकदार इसलिए करार दिया क्योंकि वो बच्चे की मां बनने वाली थी, और इस गिरोह के सिख समझते थे कि तख्त का असल वारिस उसी की कोख में है। हालात बहुत कशीदा थे, इसलिए फौज ने फौरी तौर पर चांद कौर को ही तख्त पर बिठा दिया। लेकिन शेर सिंह भी फौज से गठजोड़ बनाए हुए था ताकि उनकी मदद से इक्तदार पर कब्जा करे। चांद कौर के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। इस खबर ने उसके गिरोह में मायूसी फैला दी। शेर सिंह ने मौका गनीमत जाना और यूं वो बद्दो के आवाज से 70,000 खालिसा फौज लेकर रवाना हुआ। फौज ने अपने ही शहर लाहौर पर हमला कर दिया। कत्लो गारत का बाजार गर्म था। शहरी जान बचाने की दुहाइयां देते चांद कौर के पास जा पहुंचे। नरम दिल रानी ने मजीद कत्लो खून से बचने के लिए शेर सिंह के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। शेर सिंह ने 3 साल हुकूमत की, लेकिन चूंकि उसे इक्तदार फौज ने दिलवाया था, इसलिए उसके सारे फैसले फौज के हेडक्वार्टर्स यानी बद्दू के आवे में होने लगे। जिसको कत्ल करना होता उसे अंग्रेज का एजेंट या गद्दार का लक़ब देना काफी था। डोगरा ग्रुप फौज की आशीर्वाद से हुक्मरान था, जबकि मुखालिफ सिंधान वाले शदीद मातूब। उन्होंने खुफिया कार्रवाइयां शुरू कर दी और यके बाद दीगरे महाराजा शेर सिंह और ध्यान सिंह को कत्ल कर दिया। शेर सिंह के बेटे हीरा सिंह ने इंतकाम में बेशुमार सिंधान वालों को कत्ल किया और सीधा फौज के हेडक्वार्टर्स बद्दू के आवे पहुंच गया और अर्ज की कि सिंधान वाले शुरू दिन से गद्दार हैं और नरम पॉलिसी की वजह से ताकत पकड़ गए हैं, और अगर उसे वजीर आजम बनाया जाए तो वो उनको संभाल लेगा, और साथ ही वो सिपाही की तनख्वाह 9 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए और घुड़सवार की 30 रुपए माहवार कर देगा। एक बार फिर फौज लाहौर पर हमलावर हो गई। पूरी रात तोपखाने से गोलाबारी होती रही। जब फौज सुबह शहर में दाखिल हुई तो लाशों के अंबार लगे हुए थे। रंजीत सिंह के 6 साला बेटे दिलीप सिंह को तख्त पर बिठा दिया गया और हीरा सिंह उसका वजीर आजम बन गया। उसने फौज की मुराद में इजाफा किया, 2.5 रुपए तनख्वाह और बढ़ा दी। लेकिन एक दिन जर्नैल उसके एक मुशीर से नाराज हो गए और वो उस मुशीर को हटाना नहीं चाहता था। फौज ने उसे इक्तदार से अलहदा करके गिरफ्तार करना चाहा, मगर इस साजिश का इल्म हुआ तो वो भाग निकला। फौज ने उसका ताकुब करके मार दिया और उसके मामू जवाहिर सिंह को विजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा दिया। अब बद्दू के आवे वालों के मुतालबात बहुत बढ़ गए। जवाहिर सिंह ने सारा खजाना बल्कि महल के सोने के बर्तन तक ढलवा कर कंटे बनवाए और फौज में तकसीम कर दिए। अवाम से जो टैक्स इकट्ठा होता फौज पर खर्च कर दिया जाता, मगर मुतालबात बढ़ते गए। वो मजीद मुराद में इजाफा नहीं कर सकता था। आखिर एक दिन नाराज फौज ने जवाहिर सिंह को हेडक्वार्टर्स तलब किया। उसकी बहन रानी जिंदा अपने बेटे दिलीप सिंह को साथ लेकर सिफारिश के लिए आई।
مگر جرنیلوں نے بہن کے سامنے اس کے بھائی جواہر سنگھ کو قتل کر دیا۔ بھائی کی لاش کو رانی جندہ نے ایک نظر دیکھا اور محل کی طرف لوٹ گئی۔ اس واقعے نے پورے ماحول میں ایک سراسیمگی پیدا کر دی تھی۔ 9 سالہ دلیپ سنگھ حکمران تھا اور رانی جندہ سرپرست، لیکن کوئی بھی فوج کا ٹوڈی کہلانے کی بدنامی کے ڈر سے وزیر نہیں بننا چاہتا تھا۔ جس کو کہا جاتا وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بھاگ جاتا۔ گلاب سنگھ اور تیج سنگھ جیسے بدو کے آوے والوں کے وفادار بھی انجام سے ڈر کر شہر چھوڑ گئے۔ کم سن دلیپ سنگھ کو کچھ ناموں کی پرچیاں دی گئیں اور ان میں قرہ نکال کر زبردستی لال سنگھ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ خزانہ خالی ہو چکا تھا، توشہ خانہ کے برتن بھی بیچے جا چکے تھے، لیکن بدھو کے آوے میں بیٹھی خالصہ فوج کے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے۔ رانی جندہ کے پاس جرنیلوں کی بلیک میلنگ سے نجات کا ایک ہی راستہ تھا کہ خالصہ فوج کو انگریز کی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے۔ پروپیگنڈا کا وہ طریقہ جو خالصہ فوج نے سب سے پہلے خود کھڑک سنگھ کے خلاف استعمال کیا تھا، رانی جندہ نے خود ان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا اور سرگوشیوں کی ایک مہم چلائی کہ انگریز پنجاب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ عام سپاہی کو انگریز کی طاقت کا بالکل اندازہ نہ تھا، اسے تو سکھ قوم کی عظمت کے نام پر مرنے مارنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن جرنیلوں کو بخوبی اندازہ تھا کہ مقابلہ بہت مشکل ہے، اس لیے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت مخالفت کی، لیکن رانی جندہ نے سکھوں کی عظمت کا پرچم اٹھایا اور پروپیگنڈا عام فوجیوں تک پھیلا دیا۔ اب بدھو کے آوے میں بیٹھے جرنیلوں کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ رنجیت سنگھ کی بنائی ہوئی طاقتور خالصہ فوج جب لڑنے نکلی تو عوام نے، جس کا انہوں نے پہلے ہی بھرکس نکال دیا تھا، اس کا ساتھ نہ دیا اور پہلی ہی جنگ میں 8000 فوجی مارے گئے۔ تاریخ نے مارشل قوم ہونے کا دعویٰ بھی باطل کر دیا۔ 6 فٹ اونچے دراز قد سکھوں کو شکست دینے والے انگریز فوج میں بھرتی ہونے والے بنگالی اور مدراسی تھے، جن کے چھوٹے قدوں کو دیکھ کر سکھ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ اس شکست کے بعد نہ رنجیت سنگھ کی سلطنت باقی رہی اور نہ ہی جنرل وینچورا کی فوج ختم شد۔